जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। दोस्तों, हम कल के क्लास में भाग 3 के आर्टिकल 32 समझा दिए थे। भाग 3 में कहाँ तक समझ लिए थे? आर्टिकल 32 अनुच्छेद अनुच्छेद 32 आपको अच्छे से समझा देते। अनुच्छेद 32 में दो चीज आपको बताए थे। पहला आपको बताए थे बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा आपको बताए थे परमादेश। क्या बताए थे? परमादेश। इसमें कोर्ट आपको आदेश देती है। इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस आपको 4-5 दिन या 1 हफ्ते से ज्यादा आपको अरेस्ट करके रखती है, गिरफ्तार करके रखती है, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। किस कोर्ट में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको पुलिस को गिरफ्तार करके 1 हफ्ते से ज्यादा रखता है, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप जा सकते हैं। आपको बताया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में निवारक निरोधक नहीं है। निवारक निरोध उसको शामिल नहीं किया गया है। निवारक निरोध में क्या बताया था आपको? 3 मंथ तक इसमें गिरफ्तार करके रखते हैं। तो जरा बताइए, 3 मंथ तक गिरफ्तार करके इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को नहीं रखा गया। इतना समझ में आया? इसमें आपको क्या बताए थे? परमादेश में बताए थे इसमें कोर्ट आदेश देती है। किस पर आदेश देती है? जैसे आपके मूल अधिकार कोई हनन कर रहा है, जैसे शिक्षा, टीचर हो गए, आपको शिक्षा नहीं दे रहे थे, आपको मूल अधिकार है। शिक्षा के आपका मूल अधिकार है, और कोई टीचर है आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, तो आपके मूल अधिकार को हनन कर रहा है, तो उसमें आदेश देती है। कौन देता आदेश? कोर्ट आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। क्या देती है? आदेश देती है उस शिक्षक को कि आप पढ़ाइए अपने मूल अधिकार को, उस बच्चे का मूल अधिकार मत छीनिए, उसको पढ़ाइए। अगर वो नहीं उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसको सजा देती है, दंड देती है। इतना समझ में आया? इसमें आपको बताए थे जो परमादेश है वो राष्ट्रपति पर नहीं लगता है। राष्ट्रपति पर नहीं लग सकता है। राष्ट्रपति को कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। दूसरा राज्यपाल को जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको परमादेश यानी आदेश नहीं दे सकता है कोर्ट, और दूसरा राष्ट्रपति को नहीं दे सकता है। इतना समझ गए? जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होता है? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होता है? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन कि परमादेश भारत के प्रथम नागरिक को नहीं लगता है, तो किस पर नहीं लगता है? राष्ट्रपति पर नहीं लगता है। ऑप्शन दे देगा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ऐसे सब देगा। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझ आया? चलिए, इतना तो आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे। क्या कहते? पिछले क्लास में आपको समझा दिए थे। इसमें बताए थे आपको कितने तरह की राइट है? 5 तरह के राइट है, 5 तरह के ऑर्डर हैं। कौन कौन से ऑर्डर है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 में आपको 2 बता दिए थे। क्या कहते? 2 बता दिए थे, और कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। इसमें कितने हैं? 5 तरह के रीट है। कितने हैं? 5 तरह के रीट है, 5 तरह के ऑर्डर है। इतना समझ में आया? तो 5 तरह। तीसरा कौन सा है? तीसरा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं कोवरेंटो। क्या बोलते हैं? कोवरेंटो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवरेंटो। इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। हिंदी में अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए। अधिकार परीक्षा कहें किसे कहते हैं? अधिकार परीक्षा। देखिए, जो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, किसी काम के लिए जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है उस काम को उस व्यक्ति करता है, तो उसको अधिकार परीक्षा कहता है। नहीं समझे आप लोग? समझिए, मान के चलिए जो काम है उस काम के लिए जो व्यक्ति उस काम को करने जा रहा है वो उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो काम उस काम के लिए अधिकार नहीं वो कर सकता, उतना उसके पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को उस व्यक्ति करता है, तो वो क्या है? अधिकार परीक्षा। जैसे समझिए, आप जैसे एग्जाम्पल लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है। अब डॉक्टर है तो इस डॉक्टर का काम है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, ये ऑपरेशन में सब कुछ कर सकता है, सर्जरी में सब कुछ कर सकता है। एक है नर्स। क्या है? नर्स। तो जो ये नर्स है, क्या है? नर्स। तो जो नर्स है, मान के चलिए आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, चाहे आपके फैमिली और कोई हॉस्पिटल में भर्ती है,
और हॉस्पिटल में भर्ती है और आपके फैमिली किसी मेंबर का ऑपरेशन करना है। क्या करना है? ऑपरेशन करना है। ये डॉक्टर सब कुछ में बहुत बड़ा डॉक्टर है, सब कुछ में ये ऑपरेशन करता है, सब कुछ करता है, सर्जरी सब कुछ करता है। अगर ये डॉक्टर कर नहीं रहा, इसका काम है कि ऑपरेशन करे, लेकिन ये ऑर्डर किसको दे रहा है? नर्स को। क्या कर रहा है? ऑर्डर नर्स को दे रहा है कि आप जाके क्या कर दो? ऑपरेशन कर दो, उस व्यक्ति का क्या करो? ऑपरेशन करो। इस नर्स का काम है दवा देना, इंजेक्शन देना, ये सब काम है इस नर्स का। लेकिन इस नर्स को ऑर्डर दे रहा है डॉक्टर कि जाकर ऑपरेशन कर दो। तो आपका क्या किया जा रहा है? अधिकार परीक्षा। क्या किया जा रहा है? अधिकार परीक्षा किया जा रहा है। यानी इस व्यक्ति का पावर नहीं है, एलिजिबल नहीं है, नर्स एलिजिबल नहीं है कि जाकर उस व्यक्ति का क्या करे? ऑपरेशन करे। एलिजिबल कौन है? डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपका अधिकार परीक्षा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किसका प्रयोग करके? अधिकार परीक्षा। यहाँ आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। इतना आप समझ में? आप किसी तरह से साबित कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टर जो है ये ऑपरेशन नहीं कर रहा है, जो एलिजिबल है लेकिन ऑपरेशन नहीं कर रहा है। नर्स एलिजिबल नहीं है लेकिन इसको कर रहा है ऑपरेशन करने के लिए। इतना समझ में आया आपको? तो इसमें क्या किया गया? अधिकार परीक्षा। क्या किया गया है? अधिकार परीक्षा। आपको पता है ना कि जिस पद के लिए क्या के लिए, जिस पद के लिए जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं होता है उस पद को उस व्यक्ति करता है, तो उसको क्या कर रहा है? अधिकार परीक्षा। इतना सा जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, आपके घर के अड़ोस पड़ोस लोग हैं, वो मान लीजिए पुलिस में हो गए। किसमें हो गए? पुलिस में। कोई आपके पड़ोसी है, आपको जो पड़ोसी होते हैं घर पड़ोसी, मान लीजिए वो पुलिस में हो गए और उसका कोई आता पता नहीं है को कब पेपर दिया, उसका कब रिजल्ट आया, कब सैलरी मिला, कैसे क्या हुआ, कैसे ट्रेनिंग हुआ, ये सब कुछ नहीं पता है किसी को। वो डायरेक्ट किस में हो जाए? पुलिस में हो जाए। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को पुलिस को जॉब कैसे मिली। तब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो क्या करेंगे? अधिकार परीक्षा लेटर भेजेंगे। किसको? पुलिस अधीक्षक अधिकारी को। किसका? हमको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कब फॉर्म अप्लाई किया, कब ट्रेनिंग दिया, कब इसने परीक्षा पास किया, इसकी सैलरी कब दी गई, सब कुछ उसको जानकारी चाहिए कोर्ट को। अगर नहीं कर जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं, अगर वो नहीं कर पाए तो इस क्या करेंगे? इसको सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और जो पुलिस अधीक्षक होंगे, जो इसका सेलेक्टर होंगे, उसको भी दंड दिया जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए, तो जो व्यक्ति अगर कहीं जॉब कर रहा है तो उसकी पूरी डिटेल रहती है किसके पास? जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। इतना समझ में आया? चलिए, आप अधिकार परीक्षा समझ गए? अधिकार परीक्षा क्या है? चलिए, चौथा क्या है? चौथा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोक देना। रोक देना। क्या करना होता है? रोक देना। प्रतिषेध का मतलब रोक देना। जैसे समझिए कोई न्यायालय है, न्यायालय का मतलब कोर्ट। क्या होता है? कोर्ट, न्यायालय। कोई न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या हाई कोर्ट न्यायालय, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये दो न्यायालय हैं। क्या है? न्यायालय। जैसे मान चलिए हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय है। इसने कोई मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा, बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला नहीं कर पाए, या कोई गलत डिसीजन ले रही है, मुकदमा चल रहा है लेकिन गलत डिसीजन ले पा रही है, फाइनल नहीं कर पा रही लेकिन गलत डिसीजन उधर उधर कर रही है, फाइनल अपना डिसीजन नहीं दे पा रही है डिस्ट्रिक्ट को, तो ये उस पर क्या लगा देगा? हाई कोर्ट। जो उसके ऊपर के न्यायालय होंगे, जैसे हाई कोर्ट न्यायालय हो गया, उसके ऊपर क्या लगा देगा? प्रतिषेध। अब प्रतिषेध लगाने का मतलब करेगा, वो रोक देगा। क्या करेगा? वो रोक देगा। वो रोक कर उस मुकदमा को कहाँ ले लेगा? अपने हाई कोर्ट में ले लेगा। कहाँ ले लेगा? अपने उच्च न्यायालय, यानी अपने आप बुला लेगा, वो अपने आप वो डिसाइड करेगा। अगर वो भी डिसाइड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या लगा देगा? प्रतिषेध। ये भी इसके ऊपर रोक देगा और जब ये रोकेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो मामला और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका आप समझ गए
प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि जब कोई मुकदमा या मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे हाई कोर्ट तय नहीं कर पाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रतिषेध लगाकर, चाहे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर पाती है तो हाई कोर्ट उस पर प्रतिषेध लगाकर रोक देती है उस मामले को। और रोकने के बाद उस मामले को कहाँ चला जाता है, या तो हाई कोर्ट में चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इतना समझ में, उसी को कहते हैं प्रतिषेध। क्या कहते हैं? प्रतिषेध। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उसको हाई कोर्ट रोक दे तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध। किसके द्वारा रोका गया है? प्रतिषेध करके रोका गया है। इतना समझ गए? किसमें है? रोक देना। कौन से में है? 4 में। किसमें है? 4 में। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में होता है जब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है थोड़ा छोटा मोटा मतलब देखना, मामला मुकदमा जैसे हुआ, छोटा मोटा मुकाबला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख सकती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फांसी देने की सजा नहीं, लेकिन कुछ परिस्थिति में, ऐसे गंभीर परिस्थिति है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे सकती है फांसी की सजा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया, इस व्यक्ति को फांसी दे दो। क्या दे दो? इस व्यक्ति को फांसी दे दो। मान के चलिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं और मान लीजिए आपसे हमारा झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। और आप ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय, अगर आप गुस्से में आकर मुझे फांसी की सजा सुना देते हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो तब आपको हाई कोर्ट आपके ऊपर क्या लगाएगा? उत्प्रेषण। यानी आप अपना डिसीजन ले चुके हैं। क्या किए हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, वो अपना डिसीजन ले चुके हैं कि हम इस व्यक्ति को क्या करें? फांसी दे दें। यानी अपना वो डिसीजन दे चुके हैं, निर्णय पूरा कंप्लीट दे चुके हैं। तो उस पर क्या लगाया जाएगा? हाई कोर्ट क्या लगाएगी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण द्वारा उसको रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को उत्प्रेषण द्वारा रोक दिया जाएगा। कौन रोकेगी? हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट कोई गलती करती है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट कोई फैसला सुना देती है और फैसला गलत होता है तो हाई कोर्ट के ऊपर कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उत्प्रेषण लगाएगा। उत्प्रेषण द्वारा उस पर रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा। इतना आप समझ में आया? आप इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या था? अगर मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे क्या था? मुकदमा चल रहा है तो आपको जो सीनियर न्यायालय है वो आपको रोक सकते हैं। यहाँ पे क्या है? उत्प्रेषण में कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा का निर्णय कोई न्यायालय दे दिया, क्या दे दिया? न्यायालय उस मुकदमा का निर्णय दे दिया और वो निर्णय गलत है तो उस पर क्या लगा सकता है? उत्प्रेषण। यानी जो सीनियर न्यायालय रहेंगे उस पर क्या लगाएंगे? उत्प्रेषण लगा के उसको रोक देंगे। इतना समझ में आया आपको? जैसे मान चलिए हमको फांसी देना हो, किसी ने कोई व्यक्ति, हमने गलत कोई काम नहीं किया, छोटा मोटा कार्य किए हैं और मान लीजिए कोई गुस्से में आकर जज हमको फांसी की सजा सुना दे तो उस पर कोई दिक्कत होगी ना? मान लीजिए हमारा वो सजा नहीं थी, मान लीजिए छोटा मोटा हम किसी का सर फोड़ दिए हैं, कोई जज गुस्से में आकर जज हमको फांसी की सजा सुना दे, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कोई मुझे फांसी की सजा सुना सके। तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा? उत्प्रेषण। उसके द्वारा सीनियर जो न्यायालय है उत्प्रेषण लगा के उसको रोकेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे इस व्यक्ति ने गलत किया तो इसका सजा क्या होगी। इतना समझ में आया आपको? चलिए, आपको पांचों समझ में आ गया? कौन कौन से हैं? चलिए इसको एक बार आपको दिखा देते हैं। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा है? परमादेश। कौन सा है? परमादेश। तीसरा कौन सा है? अधिकार परीक्षा। कौन सा था? अधिकार परीक्षा। चौथा कौन सा है? प्रतिषेध। कौन सा है? प्रतिषेध। पांचवा कौन सा है आपका? उत्प्रेषण। कौन सा है? उत्प्रेषण। तो जो ये दो था, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये किस पर था? ये ओनली बाय ओनली किस पर लागू होता है? कोर्ट पर। किस पर लागू होता है? कोर्ट पर। सिर्फ कोर्ट पर लागू होता है। कौन कौन सा? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। जो ये 3 अधिकार थे, ये 3, ये किस पर लागू होते थे? कर्मचारियों पर। किस पर? कर्मचारियों पर। किस पर लागू होते थे? कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर लागू होता था। इतना समझ में आ गया? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है
वो मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते से ज्यादा, तो वही तो एक कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी वही तो पकड़ा होगा। मान लीजिए पुलिस है तो कर्मचारी है तो सरकारी वही तो पकड़ा है, तो उस पर ऊपर क्या लगेगा, कर्मचारियों को सिर्फ लगता है। कौन कौन सा, बंदी पत्र स्वीकार, परमादेश, अधिकार परीक्षा, जो ये 3 रहता है ये सिर्फ कर्मचारियों पर लागू होता है। और जो ये प्रतिषेध उत्प्रेषण ये होता है, ये कोर्ट पर सिर्फ लागू होता है। एक दूसरे को, जैसे उच्च न्यायालय जो कोर्ट है वो निम्न न्यायालय के मामलों के निर्णय को रद्द कर सकती है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, तो आर्टिकल 32 आपका पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या हुआ? आर्टिकल 32 आपका पूरी तरह एकदम, आपको एक एक पॉइंट करके आपको अच्छे से बता दिए। इसमें 5 तरह का रीट है, जो 5 तरह का रीट है, 5 तरह के ऑर्डर है, यही 5 तरह के ऑर्डर हैं जो आपको अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इसमें कहा गया है मूल अधिकार सीमित, इसमें मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। कुछ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया। वो कौन कौन से हैं? पहला है सैन्य, जो सैनिक होते हैं, सैन्य जो सैनिक होते हैं उनका मूल अधिकार क्या किया गया है? सीमित कर दिया गया है। उनका कुछ ऐसा मूल अधिकार है जो सीमित कर दिया है। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो आम जनता से क्या है? सीमित है, छीन लिया। जैसे घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब छीन लिया गया है। जैसे मान लीजिए सैनिक है, क्या है? सैनिक। अब सैनिक का मूल अधिकार देखिए, सैनिक में क्या रहता है? सीनियरली फॉलो किया जाता है। जो सीनियर है उसकी बात को मानना पड़ता है। अगर सीनियर ने कह दिया कि आप 2 घंटे खड़े रहिए, तो आप 2 घंटे खड़े रहिए। आप वहां पे ये नहीं कर सकते हैं कानून को समझ अगर आप बैठे हैं तो मैं भी बैठूंगा, ऐसा वहां पर आप नहीं कर सकते हैं। वहां पर क्या किया जाएगा? सीनियरली, यानी सीनियरिटी का वहां पर क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा सैन्य में, यानी रेगुलरिटी बनाने के लिए। इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे आपका क्या किया गया? कुछ सीमित किया गया। आपका मूल अधिकार क्या किया गया? रोक दिया गया, छीन लिया गया थोड़ा सा। ये नहीं कि आपको पूरा मूल अधिकार छीन लिया गया है, थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे मूल अधिकार है जिसको सीमित कर दिया गया है। सैन्य में सैनिक जो होते हैं वो आपका मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। दूसरा होता है आपका कुछ ऐसे हैं जैसे गुप्तचर। गुप्तचर, अब गुप्तचर में कौन कौन आ जाएंगे? आईबी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, एनआईए आ जाएगी, एनआईए रॉ आ जाएंगे, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आ जाएंगे। जो इंटेलिजेंस जो होते हैं गुप्तचर, जो बहुत, जो मान लीजिए इधर उधर कंट्री में रहते हैं गुप्तचर बन के, वो सब आ जाते हैं। गुप्त इनकी जो होते हैं मूल अधिकार छीन ले जाते हैं। क्या कहते हैं? कुछ समय सीमित छीन जो मूल अधिकार होते हैं कुछ सीमित होती है, अधिक नहीं। आम जनता की इतना नहीं होती है इन लोगों का मूल अधिकार। इन लोगों का मूल अधिकार कुछ लिए सीमित होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए रॉ वाले हैं व्यक्ति, ये दूसरे प्रदेश में रहते हैं, ये आईबी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, इनका कुछ मूल अधिकार इसलिए छीना जाता है क्योंकि मान लीजिए रॉ वाले हैं, रॉ वाले व्यक्ति है, वो आकर अपने इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता है। वो आंतरिक और बाहरी दोनों घूम सकता है। घूमने की स्वतंत्रता है आम पब्लिक को, विदेश में घूम सकता है, भारत में घूम सकता है। बात चलिए विदेश में गया और ये कहा कि मैं चाइना में ये किया, मैं पाकिस्तान में ये किया, मैं म्यांमार में ये किया, अफगानिस्तान में ये किया, हर जगह बताने लगे, हर एक चीज को बताने लगे, रो की हर एक खूबिया बातों को बताने लगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनके मूल अधिकार क्या किया गया है? सीमित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया। इतना समझ गए कि जितने गुप्तचर होते हैं इसमें सीमित कर दिया गया। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है मीडिया। मीडिया के भी कुछ सीमित जो मूल अधिकार है उसको सीमित कर दिया गया 2008 के बाद। 2008 में जब ताजतब हमला हुआ था उसके बाद इन लोगों की जो मूल अधिकार है उसको सीमित कर दिया गया है। जितना आम पब्लिक का मूल अधिकार है उतना मीडिया का भी मूल अधिकार है। इतना समझ गए? चलिए, तो ये आपका किसमें था? आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 क्या है? मूल अधिकार जो आम पब्लिक को मिलता है वो इस व्यक्ति को, जैसे सैनिक उसको नहीं मिल सकता है, जैसे आम पब्लिक का मूल अधिकार रहता है, उसको हर तरह की स्वतंत्रता होती है, उस तरह की
इन लोगों को नहीं मिल पाता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे समझे आप। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 34 इसको देख लेते हैं। जो आपका आर्टिकल 34 है, इसमें है कोर्ट मार्शल, यानी इसमें जो कुछ कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी सैनिक छावनी जो होते हैं, सैनिक छावनी, सैन्य छावनी, उसमें आपका मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सैन्य छावनी में आपको मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए इलाहाबाद कैंट है, इलाहाबाद कैंट है। इलाहाबाद कैंट कौन सा होता है? छावनी। क्या होता है? छावनी। जो इलाहाबाद कैंट है उसमें आपको घूमने के लिए स्वतंत्रता नहीं। ये नहीं कि आप जाकर कहीं भी इलाहाबाद कैंट में कहीं घूम लीजिए, आपको हर जगह घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इलाहाबाद कैंट में यहाँ पर जो नियम कानून चलते हैं वो सिविल नियम कानून नहीं चलते हैं। जो हम लोग जो आम पब्लिक का चलता है वो सिविल कानून होता है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे सैन्य छावनी में, तो यहाँ पर सिविल कानून नहीं चलता, यहाँ पर कोर्ट मार्शल, मार्शल लॉ चलता है। मार्शल लॉ चलता है। क्या चलता है? मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या होता है? सैन्य कानून। क्या होता है? सैन्य कानून चलता है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आया? यहाँ का कानून अलग है, सिविल कानून अलग है, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसने यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर आप जाएंगे सैन्य छावनी में, आप जाते हैं घूमने के लिए, तो आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है कि आप यहीं तक घूम सकते हैं, आप यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते हैं, आप किसी से यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। जैसा सैनिक कह दिया वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसे समझिए 2020 में क्या हुआ था, पूरी तरह से लॉकडाउन लग गई। देखिए, जब कहीं भी स्टेट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, क्या हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, क्या हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट या हो या डिस्ट्रिक्ट हो, अगर इस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अगर दंगा होती है तो पहले क्या लागू होता है? धारा 144। क्या होता है? सेक्शन 144। क्या होता है? सेक्शन 144 लागू होता है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर नहीं समझा जा रहा है, अगर उसके बाद भी जनता कंट्रोल में नहीं हो पाए, तो उसके बाद लगता है लॉकडाउन। क्या होता है? लॉकडाउन। लॉकडाउन, लॉकडाउन लगता है। उसके बाद क्या लगता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू। क्या लगता है? कर्फ्यू। उसके बाद अगर नहीं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रही जनता, तो उसके बाद लगाया जाता है क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ। और जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो वहां पे आपको मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, पूरी तरीके से आपको सीमित कर देता है मूल अधिकार को। वहां पे मार्शल लॉ यानी वहां पर सैनिक कानून चलता है। जब सैनिक कानून चलता है तो वहां पे साफ कर देगी, नहीं तो बहुत अच्छे से आपको सिखा देगी। इतना समझ में आया? अगर सैनिक सैनिक जो कानून नहीं समझते हैं, तो आप कभी जाइएगा किसी कैंट में, वहां पे किसी सैनिक से बदतमीजी करिएगा, वो आपको 2 मिनट में सिखा देगा कि सैन्य कानून क्या होता है। आप वहां के खिलाफ जाएंगे तो यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते, वहां पर सैन्य का कोर्ट भी होता है। क्या होता है? मार्शल कोर्ट भी होता है। वहीं पे उन लोगों का जो भी दिक्कत है, मान लीजिए आपको मतलब का मार दिए सैनिक को, तो वहां पर मार्शल कोर्ट में जाइए। यहाँ पे इस कोर्ट में आप नहीं आ सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? चलिए, लेकिन आपके मूल अधिकार को हनन होगा। आपको समझा ही रहे हैं कि जब अगर मार्शल छावनी में जाते हैं आप, तो वहां पे आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप अपने एरिया में और वहां पे आपको आर्मी आकर मार रही है, तब आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकार को छीन रही है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, ये कौन सा था? आर्टिकल 34। अगला कौन सा है? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद 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 मूल अधिकार को प्रभावशाली या शक्तिशाली, संसद मूल अधिकार को प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून
बना सकती है, बना सकती है, क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद कौन बना सकता है, संसद, जिसमें क्या कहा गया आर्टिकल 35 में कि संसद मूल अधिकार को प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कानून बना सकती है, क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के विरुद्ध हो, क्या हो, संविधान के विरुद्ध हो। अगर वो संविधान के विरुद्ध संसद कोई नियम कानून बनाती है तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को फाड़ देगी, रद्द कर देगी, क्या कर देगी, रद्द कर देगी। अगर आपके अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके क्या कहती है, कुछ मूल अधिकार ऐसा कानून बनाते हैं संसद जिसके तहत आपका मूल अधिकार को छीना जा रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत उस विधेयक कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर देती है, क्या कर देती है, रद्द करती है। तो जो आर्टिकल 13 है बहुत खतरनाक आर्टिकल है, और आर्टिकल जो 32 है वो भी खतरनाक है, जो आर्टिकल 22 है वो भी खतरनाक है। जो 10-15 आर्टिकल है पूरे संविधान में बहुत जबरदस्त आर्टिकल है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया, हजारों क्वेश्चन पूछे बनता रहता है। इतना समझाया आपको, चलिए आगे समझते हैं। आर्टिकल 35 समझ में आया आपको, आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद आपके मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्या करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ नियम कानून बना सकती है। इतना समझ में आया आपको, चलिए आगे देख लेते हैं। और आपका पूरी तरह से मूल अधिकार समाप्त हो गया, क्या हो गया, भाग 3 जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार वो पूरी तरह समाप्त हो गया। आर्टिकल कहाँ था, 12 से 35 आर्टिकल थे, कितने थे, 12 से 35 आर्टिकल थे जो पूरी तरह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इतना समझ में आपको, चलिए देखिए कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिसको आप छीन नहीं सकते, जैसे आप उसको, आपका मूल अधिकार है ही नहीं, क्या है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपका मूल अधिकार नहीं है। जैसे चक्का जाम करना, चक्का जाम, ये क्या आपका मूल अधिकार है, नहीं है। हड़ताल करना, हड़ताल करना, हड़ताल करना क्या आपका मूल अधिकार है, नहीं है। क्या आपका हड़ताल करना मूल अधिकार है, नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। आपको आवास, आवास, आवास क्या मूल अधिकार है, नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आवास हमारे तरफ से मूल अधिकार है। मैं मानता हूं कि आवास क्या है, मूल अधिकार है, हर व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मानती है, लेकिन वो संविधान में मूल अधिकार नहीं है। इतना आपको समझ में आया, चलिए आपको बताएं कि जो मूल अधिकार है जो 12 से 12 से जो यहाँ तक मूल अधिकार है, 12 से 35 जो मूल अधिकार है उसमें कुछ 5 आर्टिकल ऐसे हैं, 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो ओनली किसके लिए, इंडियन के लिए, किसके लिए, नागरिक के लिए, किसके लिए, नागरिक। कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं वो सिर्फ नागरिक के लिए हैं, भारतीय नागरिक के लिए हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है। जितना आपको समझ में आया, जो विदेशी नागरिक हैं बाकी मूल अधिकार विदेशी नागरिक को लिए भी है और भारतीय के लिए भी है, दोनों के लिए है, लेकिन ये 5 आर्टिकल सिर्फ किसके लिए है, नागरिक के लिए, यानी भारतीय नागरिक के लिए। 15, 16, 19, 20, 29, 30, इतना आपको समझ में आया। चलिए तो आज का ये आपका पूरा मूल अधिकार जितना था आपका 12 से 35 तक आपको समझा दिए, एक एक मूल अधिकार आपको अच्छे से बता दिए। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बनता है और छूट जाता है हमको बताइएगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हम पढ़ाएं अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको गारंटी देते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं से बना के पूछेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना समझ में आया आपको। अब कल के क्लास में आएंगे तो हमको राज्य के नीति निरस्त को आपको स्टार्ट करेंगे, भाग 4 DPSP। इतना समझ में आया आपको। चलिए आज इतना कर लेते हैं। जय हिंद।